नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा साहेल क्राइसिस के बारे में। साहेल अफ्रीका का वो क्षेत्र है जो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में है और सूडान सवाना के उत्तर में। तो ये एक पट्टी है जो पूरे अफ्रीका में वेस्ट टू ईस्ट तक फैली हुई है और इसको कहा जाता है साहेल रीजन। तो यहां पर एरिड सेमी एरिड कंडीशंस हैं, लेकिन सहारा रेगिस्तान जितने एरिड कंडीशंस नहीं है, थोड़ा सा ट्रांजिशन जोन हो जाता है। तो साहेल रीजन जो है इसका जो क्लाइमेट एक जैसा है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें कई सारे देश शामिल हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि सेनेगल, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चैड, सूडान, ये सभी देश, नाइजीरिया का भी कुछ हिस्सा यहां पर आता है। तो इन देशों के अंदर ये साहेल रीजन फैला हुआ है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ की ज्योग्राफी और सोशियो कल्चरल हिस्ट्री के कारण एक जैसा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। साहेल क्षेत्र में पिछले 10 सालों से आर्म्ड मिलिटेंट्स यानी कि हथियारों से लैस मिलिशियाज सरकारों से, उनकी आर्मी से या सिविल डिफेंस फोर्सेस से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई एक नहीं बल्कि कई देशों में फैली हुई है, क्रॉस बॉर्डर फैली हुई है। क्योंकि आप यहां देखोगे कि बुर्किना फासो, माली, निजर वाला जो एरिया है, यहां पर बॉर्डर्स काफी पोरस हैं। यहां पर कोई फेंसिंग नहीं है, बॉर्डर में कोई नेचुरल बैरियर नहीं है। तो ये आसानी से एक से दूसरे क्षेत्र में आतंकवादी जा सकते हैं और इसी के कारण ये क्राइसिस कई देशों में फैली हुई है। अभी जो लेटेस्ट हमला हुआ है वो बर्किना फासो देश में हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है। अनअकैडमी ऐप पर आप मेरे स्पेशल क्लासेस या प्लस कोर्सेज के अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं इफ यू फॉलो मी ओवर देयर। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो लेटेस्ट क्राइसिस हुई है बुर्किना फासो में, जहां पर एक अटैक में, एक हमले में 160 लोगों की जान गई है। तो ये न्यूज़ जब 5 जून को आई थी तब 114 लोगों की जान गई थी ये बताया गया था, लेकिन बाद में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें आंकड़ा बढ़ गया था, 140 हो गया था। तो बुर्किना फासो देश में पिछले 5-6 सालों का ये सबसे खतरनाक अटैक था। अब बर्किना फासो का कैपिटल आपको याद रखना है वागादूगू, और इसका जो बॉर्डर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आप देखेंगे कि कई पश्चिमी अफ्रीकी देशों के साथ इसका बॉर्डर है, जिसमें सबसे लंबा बॉर्डर बनता है यहाँ माली के साथ, उसके बाद है निजेर, फिर यहाँ घाना, टोगो, बेनिन और इधर कोट डाइवोर। तो इन सभी देशों के साथ इसका बॉर्डर है। जो अभी समस्या है वो माली और नाइजर वाले बॉर्डर में है, क्योंकि ये वाला एरिया साहेल पट्टी का क्षेत्र है। रीसेंट अटैक बर्किना फासो के ईस्टर्न प्रोविंस में हुआ है। तो यहाँ पर ये यागा नाम का जो प्रोविंस है, इसमें सोल्हान गांव है। नाम वगैरह अभी इतने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें एक लार्जर पिक्चर समझनी ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे प्रॉब्लम चल क्यों रही है। तो देखिए 5 जून का जो ये अटैक है इसमें 160 लोग मारे जा चुके हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी आर्म्ड ग्रुप ने नहीं ली है, लेकिन सरकारी जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा ISGS इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बुर्किना फासो का नाइजर और माली वाला जो बॉर्डर है, इस पूरे ही क्षेत्र में पिछले 5-6 सालों से स्थिति काफ़ी गंभीर है और इस हमले के बाद हजारों लोग अपना घर छोड़ के डर के मारे भागकर दूसरे शहरों में या दूसरे गांवों में जाकर रहने लगे हैं। तो पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो यही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है कि इन हमलों के कारण लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, जिनमें से 7,000 परिवार तो अभी पिछले 15 दिन में अपना घर छोड़कर गए हैं। तो इस अटैक के कारण यूएन में भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया। यूएन ने कहा कि इसमें ध्यान देने की जरूरत है, वरना ये क्राइसिस बहुत बढ़ता जाएगा। तो अभी जो लेटेस्ट अटैक हुआ था ये एक सिविल डिफेंस फोर्स है जो बर्किना फासो की आर्मी को सपोर्ट करता है। उन लोगों के घर पर यह हमला किया गया जो सिविल डिफेंस फोर्स में शामिल थे और यहाँ पर काफ़ी समय से अल कायदा और आइसिस से जुड़े हुए जो संगठन हैं वो एक्टिव हैं और इस प्रकार के हमले सिविलियंस पर और सैनिकों पर करते रहते हैं। कुछ महीने पहले इन्होंने एक और हमला किया था जिसमें 14 लोग मारे गए थे इसी क्षेत्र में। पिछले 1 दशक से हो रहे इन हमलों के पीछे जो मेन ग्रुप्स हैं वो आइसिस और अल कायदा से रिलेटेड संगठन है और इनके हमलों के कारण 2020 में 7,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जस्ट इमेजिन, कोविड से इतनी डेथ्स नहीं हुई है कई देशों में जितनी यहां पर केवल आतंकवादी हमलों से हुई है 2020 में। जनवरी 2021 में यूनाइटेड नेशंस ने ये चेतावनी जारी करी थी पूरी दुनिया को कि इस क्षेत्र में जो हिंसा है अगर वो नहीं रुकी तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों की संख्या और बढ़ती रहेगी। इंटरनली डिस्प्लेस्ड का मतलब है कि वो लोग जो अपने ही देश में विस्थापित हैं, अपने गांव, अपने शहरों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाकर रह रहे हैं क्योंकि उनके क्षेत्र में अल कायदा या आइसिस के ग्रुप्स के हमले का डर है।
तो 2019 में जहां पे बर्किना फासो वाले क्षेत्र में 5 लाख इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग थे, 2021 में जनवरी में यह आंकड़ा 20 लाख पर पहुंच चुका था। और यहां पर आपको एक बात बता दूं कि इन देशों की आबादी ज्यादा बड़ी नहीं है। माली, बर्किना फासो, निजेर, इन तीनों ही देशों की आबादी लगभग 2 करोड़ है। तो यहां पर लाखों लोगों का डिस्प्लेस होना काफी बड़ी बात हो जाती है। अब इस क्षेत्र में ऑपरेट करने वाले मेजर आतंकवादी संगठन कौन से हैं, मिलिटेंट संगठन कौन से हैं? सबसे पहला है इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा, ISGS, जिस पर इस लेटेस्ट हमले का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरा है इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। तो यहां पर आइसिस के एक नहीं कई सारे छोटे मोटे संगठन हैं, जिनमें से 2 ये सबसे बड़े वालों के नाम मैंने यहां पर लिखे हैं। तीसरा है जमात नसर अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ये अल कायदा का एक ऑफशूट है, अल कायदा का लोकल ब्रांच है यहां पर माली में। और चौथा है बोको हराम। तो यहां पर जितने आतंकवादी संगठन आप दुनिया के बड़े बड़े सोच सकते हो, सबकी ब्रांचेस खुली हुई हैं। अगली समस्या यह है कि ये सारे ग्रुप्स आपस में भी लड़ते रहते हैं, जैसे कि ISWAP और बोको हराम आपस में बहुत लड़ाई लड़ते हैं, इसके कारण भी हिंसा यहां बहुत बढ़ जाती है। दूसरी ओर ISGS और जमात नस्र अल इस्लाम, ये दोनों संगठन यानी नंबर 1 और नंबर 3 इस वक्त अलायंस में बताए जा रहे हैं, दोनों का गठबंधन बना हुआ है। हालांकि ये गठबंधन कोई परमानेंट नहीं होते हैं, हो सकता है 6 महीने बाद ये भी आपस में दुश्मन बन जाए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि बोको हराम और ISWAP के बीच में भी एक खूनी संघर्ष जारी है, जिसके कारण लगातार हिंसा बढ़ जाती है। ये संगठन इतने हिंसक हैं कि जब भी ये आतंकवादी किसी गांव में, शहर में जाते हैं और वहां पर लोग अगर इनके प्रति वफादारी या लॉयल्टी नहीं जताते तो उन्हें तुरंत गोली मार दी जाती है। तो इस प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए इन देशों ने फ्रांस से मदद मांगी है, क्योंकि ये सभी देश पहले फ्रांस की कॉलोनीज हुआ करते थे। इस पूरे क्षेत्र में फ्रांस का काफी दबदबा था, चाहे वो अल्जीरिया हो, लिबिया, माली, निजेर, बर्किना फासो, ये काफी बड़ा क्षेत्र वेस्टर्न अफ्रीका का फ्रांस के कंट्रोल में था। उसके बाद जब ये देश आजाद हुए तब ऑफकोर्स कंट्रोल कम हो गया, लेकिन आज भी ये फ्रांस पर बहुत हद तक निर्भर हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कि इनकी आजादी के 40-50 साल बाद भी इनको फ्रांस से, अपने पुराने कॉलोनियल मास्टर से मदद मांगनी पड़ती है। तो फ्रांस ने इस क्षेत्र में ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं और थोड़े से ट्रूप्स यूएसए के भी हैं। तो कुछ टुकड़ियां मिलिट्री की यूएस की भी यहां पर तैनात हैं। यूएस का निजेर में एक ड्रोन बेस है, तो यहां से ये ड्रोन्स को ऑपरेट करते हैं इस पूरे साहेल क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र में इतनी अनरेस्ट क्यों है, यहां पर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? सबसे बड़ा कारण ही ये कॉलोनियल मास्टर्स ही हैं। तो फ्रांस की जो पॉलिसीज हैं वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताई जाती हैं, और दूसरा यूएस की पॉलिसीज भी हैं। 2011 में जब नेटो इन्वेजन के कारण लिबिया में मुअम्मर गद्दाफी की सरकार को गिराया गया था, उसके बाद से ये पूरा क्षेत्र अस्थिर हो चुका है। जब मुअम्मर गद्दाफी यहां लिबिया में राज कर रहा था, जब उसकी सरकार थी, तो वो था तो एक तानाशाह, लेकिन उसके कारण जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं वो सारे कंट्रोल में थे। देखो पूरे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका की यही कहानी है। जहां पर भी तानाशाह रूल कर रहे थे, उन्होंने रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को चेक में रखा हुआ था। डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई राइट्स नहीं थे लोगों को, लेकिन ये ग्रुप्स जो हैं इनको दबा कर रखते थे ये तानाशाह, क्योंकि इनको पता था कि इन्हीं से इनको खतरा होगा। लेकिन जब अरब स्प्रिंग आती है और कई देशों में तख्ता पलट होता है, उसके बाद से इस सहारा और साहेल क्षेत्र के अंदर काफी अस्थिरता आ गई है, क्योंकि अब इन ग्रुप्स को रोकने वाला कोई नहीं है। लिबिया की स्ट्रांग आर्मी अब पूरी खत्म हो गई है, आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे फैक्शंस बन चुके हैं। तो यहां पर अब स्ट्रांग पावर केवल फ्रांस है जो यहां पर इंटरवीन कर सकता है। तो लिबिया में जो सरकार गिरी थी गद्दाफी की, उसके बाद से ये सब क्रम यहां पर शुरू होता है, और इन सभी देशों के अंदर जिहादिस्ट ग्रुप्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर साल कोई ना कोई नया जिहादिस्ट ग्रुप यहां पर बन जाता है। तो 2011 में लिबिया के बाद में अगली प्रॉब्लम आती है माली में। 2013 में माली में हालात काफी अस्थिर हो गए थे, तब फ्रांस ने इंटरवीन किया, लेकिन यहां पर भी ये इस इंसर्जेंसी को, इस बगावत को पूरी तरह से शांत नहीं कर पाए थे। हालांकि इतना कंट्रोल कर लिया था कि सरकार एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन सरकार ज्यादातर शहरों के बाहर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जो रूरल एरियाज हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे सुनसान एरियाज हैं डेजर्ट्स के, वहां पर कोई शासन नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, तो वहां पर इन जिहादी ग्रुप्स को सेफ हेवन मिल जाता है, रहने के लिए जगह मिल जाती है, ट्रेनिंग ग्राउंड्स मिल जाते हैं, और रिक्रूट करने के लिए गांव के लोकल लोग मिल जाते हैं, क्योंकि उनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार वहां तक पहुंच नहीं पाती। 2016-17 में जब इराक और सीरिया में आइसिस कमजोर हुआ, आइसिस हार गया, तो वहां से जो उनके सैनिक थे वो सब भागकर अफ्रीका के इस साहेल क्षेत्र में आ जाते हैं, और यहां पर इन्होंने इन एग्जिस्टिंग ग्रुप्स को और मजबूत कर दिया। तो जहां 2016 तक यहां पर इंसर्जेंसी थोड़े लो लेवल की थी, तो अब सीरिया और इराक से आए हुए जो आइसिस के फाइटर्स थे, उन्होंने इस इंसर्जेंसी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो इसीलिए फ्रांस की सरकार ने यहां पर ऑपरेशन बरखाने चलाया था। ठीक है, वो बुर्किना फासो का लोकल भाषा में जो नाम होता है, ऑपरेशन बरखाने चलाया था। लेकिन अब इस लेटेस्ट हमले के बाद इमैनुअल मैक्रोन ने भी यही बात कही है कि जो हमारा ऑपरेशन बरखाने है, अब वो पहले की तरह जारी नहीं रहेगा, उसमें हम कुछ बदलाव करेंगे, और क्या बदलाव करेंगे उसके बारे में जून के अंत में हम जानकारी देंगे। तो ये 10 जून को इस बुर्किना फासो वाले अटैक के बाद में ही इमैनुअल मैक्रोन का स्टेटमेंट आया था। तो
अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि फ्रांस यहां से अपनी सोल्जर्स को पुल आउट कर ले। इस वक्त एनालिस्ट्स का यही कहना है कि मोस्ट प्रोबेबली फ्रांस अपने सैनिकों को इस क्षेत्र से बाहर निकाल लेगा और शायद ड्रोन अटैक्स की तरफ ज्यादा जाएगा। फ्रांस के यहां पर लगभग 5000 सैनिक तैनात हैं इस पूरे क्षेत्र में ऑपरेशन बरखाने के तहत, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो चैड के कैपिटल एनजामेना में है। कैपिटल जरूर याद रखना, बर्किना फासो का वागादूगू, चैड का एनजामेना, इस तरह के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। वैसे डायरेक्टली कोई पूछेगा नहीं, बट कभी आ जाए कहीं पे ऑप्शन में तो भूलना मत, यहां पे क्वेश्चन गलत मत कर देना। तो अभी बेसिकली फ्रांस की जो मदद है वो हो सकता है कि कम हो जाए, क्योंकि फ्रांस अभी यहां काफी पैसा खर्च कर रहा है, कई सैनिक उसने यहां पर तैनात कर रखे हैं। तो फ्रांस को लगता है कि दूसरे देशों को भी यहां पर थोड़ा सा अपना योगदान देना चाहिए। तो हो सकता है कि यूएस, जर्मनी जैसे दूसरे देशों से फ्रांस मदद मांगे, कोई जॉइंट मिशन यहां पर ये लोग चलाएं जैसा कि इन्होंने अफगानिस्तान में चलाया था। लेकिन अब इस पूरे सिचुएशन का पैरेलल अफगानिस्तान में भी चल रहा है। तो जैसा अफगानिस्तान में यूएस अपने ट्रूप्स को पुल आउट कर रहा है, उसी प्रकार से फ्रांस इस साहेल क्षेत्र में अपने ट्रूप्स को पुल आउट कर रहा है, और दोनों ही जगहों पर बिल्कुल भी शांति नहीं है। जिस स्थिति में ये लोग आए थे लगभग उसी स्थिति में इन देशों को ये छोड़कर जा रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि अगले साल फ्रांस में चुनाव आने हैं, और ऑपरेशन बरखाने फ्रांस के नागरिकों के बीच ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि फ्रांस के सैनिक दूसरे देश की धरती पर जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर उनकी जान जा रही है। 50 सैनिक मारे जा चुके हैं फ्रांस के 2013 से। तो ऑफ कोर्स फ्रांस की पब्लिक इस युद्ध के फेवर में नहीं है, इतने पैसे, इतने सैनिक वहां पर खर्च करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो धीरे धीरे चुनाव के पहले ऐसा माना जा रहा है कि मैक्रोन यहां से ट्रूप्स को पुल आउट कर लेंगे, लेकिन अब फ्यूचर क्या होगा यह हमें जुलाई महीने में ही मालूम चलेगा। इसी प्रकार से फ्रांस ने माली देश में भी अपना जो आर्मी ऑपरेशन है उसको भी अभी स्थगित कर दिया है कुछ समय के लिए। और दूसरी तरफ आपको पता ही होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी अफगानिस्तान से पूरी तरह पुल आउट कर जाएगी। सितंबर 11, 2021 की डेट बाइडेन ने तय करी है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान ट्रूप पुल आउट पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, महिपाल राठौड़ और pathfinder_UPSC। अगर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार की सब्सक्रिप्शन है। इन सभी सब्सक्रिप्शंस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड यूज करके इनको परचेस करते हैं। तो यू डोंट हैव टू पे दीज प्राइसेस, आपको ये वाला प्राइस पे करना होगा। इस वक्त एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, महा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसके तहत आपको जीएस और ऑप्शनल के कॉम्बो कोर्स पर 25% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप महिपाल कोड यूज कर लो तो और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको ये वाली प्राइसेस भी पे नहीं करनी होगी, इन पर भी 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो ये केवल 23 जून तक वैलिड है, तो जल्द से जल्द इसको अवेल करें। और 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप चाहें तो इस कोर्स को ईएमआई ऑप्शन पर भी ले सकते हैं, और यहाँ पर पूरा जीएस का प्रिंटेड मटेरियल आपको फ्री में अवेलेबल होगा। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप एक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ते यहाँ नए बैचेस बनते रहते हैं। एक स्पेशल बैच बन रहा है जिसमें 1-on-1 मेंटरिंग होगी। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना है। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको ज्वाइन कीजिए। कोड यूज करके आप फ्री में टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं, अपना प्रीलिम्स का स्कोर बढ़ाइए। अनअकैडमी कॉम्बैट होता है रविवार को, उसमें हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को फ्री में अवेल कर सकते हैं अगर आप इसमें टॉप रैंक्स लेकर आते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।